नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कश्मीर से कुछ वीडियोस आए हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप और उनके परिवार वाले ही अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियोस देखकर कश्मीर के प्रति आपकी चिंता बढ़ जाएगी। कश्मीर के बच्चों को 2 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र में ही भारत विरोधी शब्दों से खेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। ये एक नई तरह का राष्ट्र विरोधी प्रोपेगेंडा है जो कश्मीर के भविष्य को आतंकवाद की आग में झोंक रहा है। इसलिए आज हमने इस खबर को प्राथमिकता दी है। 2 साल का बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं जानता और उसे शब्दों के अर्थ तक पता नहीं होते। अगर इस उम्र के बच्चे को आजादी के नारे लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही हो तो देश को सावधान हो जाना चाहिए। वैसे कश्मीर में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, वहां बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो अच्छा है, जो शुभ है। कश्मीर के भविष्य की 2 शाखाएं हैं। एक तरफ वो युवा हैं जो पत्थरबाजी करते हैं और आजादी के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ वो युवा हैं जो कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद से आजादी दिलाना चाहते हैं। इस बार भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर से 11 अफसर शामिल हुए हैं। आतंकवादियों ने पिछले महीने ही लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या की थी। उमर फयाज की हत्या से आतंकवादी ये संदेश देना चाहते थे कि इंडियन आर्मी से जिसका भी नाम जुड़ा होगा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन हमें खुशी है कि आतंकवादियों की सोच आज हार रही है और कश्मीर के युवा आतंकवादियों की परवाह किए बगैर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। इन युवाओं की बातें भी आज पूरे देश को सुननी चाहिए। इसके बाद हम एक ही शहर में मौजूद अलग अलग मौसमों का विश्लेषण करेंगे। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। आपने गौर किया होगा कि आप जब अपने शहर में किसी विशेष जगह पर होते हैं तो वहां आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती होगी, जबकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां तापमान कम होता है, जबकि ये दोनों ही इलाके एक ही शहर में हैं। परेशानी की बात यह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों के कुछ इलाके असामान्य रूप से गर्म हैं। शहरों के तापमान में होने वाले इस इजाफे को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है। भारत के बड़े बड़े और प्रमुख शहरों में हीट आइलैंड्स की संख्या अब बढ़ती जा रही है। हमारे आधुनिक शहर एक तरह से माइक्रोवेव ओवन बन गए हैं जिसमें जीते जागते इंसान बेक हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, यह हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। यह डीएनए टेस्ट आपके आसपास के तापमान को कम करने में सक्षम है, इसलिए इसका इंतजार कीजिए। और आज हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय लोग विजय माल्या को चोर कहकर पुकार रहे हैं और माल्या को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर रहे हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जब विजय माल्या भारत में थे तो उन्हें किसी ने इस तरह शर्मिंदा नहीं किया। विजय माल्या बड़े आराम से भारत के सिस्टम के साथ खेलते रहे और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उनका जमीर अभी मरा नहीं है। वो अब भी अपने भारत की साख और आत्मसम्मान के प्रति संवेदनशील हैं। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान की ओर से आज भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। मेंढर के मनकोट सेक्टर और कृष्णा घाटी में सीमा पर बसे गांव को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की फौज ने फायरिंग की और मोर्टार दागे। पाकिस्तानी हमले में मनकोट के गांव को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना ने लॉन्ग रेंज मोटर्स, रिकॉइललेस राइफल्स, आरसीएल गन्स और आरपीजीज का इस्तेमाल किया है और हमने भी जो है बिल्कुल इक्वल कैलिबर के अंदर जो है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जहां उनको सबसे ज़्यादा चोट लगे और हमने उनके पोस्ट को निशाना बनाया है। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान एलओसी पर 7 बार और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 1 बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। जिस तरह की जवाबी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है, ऐसी बरसों में देखने को नहीं मिली और इस बात की तस्दीक वहाँ पर रहने वाले लोग भी करते हैं। हमें आश्वस्त रहना चाहिए, हमारी सेनाएं, हमारी हर सेना बला हर तरह से सक्षम है हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब कर भारत पर सीज फायर उल्लंघन का झूठा आरोप मढ़ा। सीमा पर नापाक हरकत के बावजूद भारत ने मानवीय आधार पर आज पाकिस्तान के 11 कैदियों को रिहा किया। जम्मू कश्मीर में कल आतंकवादी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसका अलर्ट जारी किया है। आतंकी हैंड ग्रेनेड से सुरक्षा बलों के कैंप या फिर पुलिस स्टेशन पर हमला कर सकते हैं।
आतंकियों की साजिश को देखते हुए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज ही हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बात जो उजागर हुई है वो ये हुई है कि ये आए थे यहाँ पर हंदवाड़ा में वेपन लेने के, वेपन और बाकी एमुनिशन लेके ये जा रहे थे वापस। दोनों आतंकियों की निशानदेही पर 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हिजबुल के ये आतंकी हंदवाड़ा में हथियारों का जखीरा जमा कर रहे थे। हम क्या चाहते? जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश विरोधी वीडियो फैलाए जा रहे हैं, जिनमें कथित आजादी के नाम पर बच्चों को भड़काया जा रहा है। ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कहीं पर शूट किए गए हैं। यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि इस दवाई के रास्ते को ना अडॉप्ट करें। इट्स अ चैलेंज, इट इज ए बिग चैलेंज। हुर्रियत नेता इस वीडियो को सही ठहरा रहे हैं। उनके जीन्स में अब ये कोई मतलब हम उनको ये नहीं उकसा नहीं रहे हैं, उनको वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में बचपन से ही नाला है कि वो चाहते हैं कि उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाए। चीन के सैनिकों ने एक बार फिर लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की। सूत्रों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में चीन के सैनिक पैंगोंग झील तक आ गए थे। भारतीय सैनिकों से सामना होने के बाद चीन के सैनिक वापस अपनी सीमा में चले गए। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 1 जून से 5 जून के बीच 4 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों के रोके जाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर अपनी सीमा में चले गए। चीन इससे पहले भी कई बार इस इलाके में ऐसी कोशिश कर चुका है। पैंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 45 किलोमीटर इलाका भारत और 90 किलोमीटर इलाका चीन के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को 2 दिन के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। वो 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी की पहली मुलाकात होगी। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने और भारत को प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले ट्रंप के बयान को देखते हुए इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान आतंकवाद और रक्षा संबंधों पर दोनों देश के बीच बड़ा समझौता हो सकता है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। पीएम मोदी अभी तक 3 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी ने सेना प्रमुख के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सेना का मनोबल कम करने के लिए संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख का अपमान किया। कठोर शब्दों में बयान होना और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं देना, माफी मांगना नहीं, ऐसे कुछ हालात में इंसल्ट करते रहो आर्मी को, उनका मनोबल कम करो। इस रास्ते पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी इन लोगों को फैलाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के बयान पर कहा कि किसी नेता को सेना प्रमुख के बारे में बयान नहीं देना चाहिए। आर्मी चीफ हिंदुस्तान के सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। संदीप दीक्षित के बयान के विरोध में पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बताया था। विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कोर्ट की तर्ज पर अवमानना के मामलों में कार्रवाई का अधिकार मांगा है। चुनाव आयोग ने ये चिट्ठी 24 अप्रैल को कानून मंत्रालय को भेजी थी। आयोग का कहना है कि अगर कोई उसके खिलाफ पक्षपात करने जैसा अपमानजनक आरोप लगाए तो उसे अवमानना के नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने का अधिकार हो। चिट्ठी अगर आई है तो उसका विश्लेषण किया जाएगा और भारत के संविधान की परिधि में क्या हो सकता है और बिल्कुल पॉजिटिव जो है भारत सरकार उसमें डिसीजन लेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीएसपी और आम आदमी पार्टी समेत कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक कमेटी बनाई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू को शामिल किया है। सूत्रों का कहना है कि ये कमेटी एनडीए के सभी दलों से बात करके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव कराने की बीजेपी की चुनौती मंजूर कर ली है, लेकिन नीतीश ने ये भी कहा है कि बिहार के साथ यूपी में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएं, साथ ही दोनों राज्यों की लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को पटना में नीतीश को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उन्हें विकास के काम को लेकर इतना भरोसा है तो बिहार में विधानसभा चुनाव करा ले। लोकसभा की सीटों का उस पर भी बाई इलेक्शन हो जाए और यूपी का और बिहार का साथ साथ चुनाव करा दीजिए। अभी हम बिहार का चुनाव कराने को तैयार है, कराइए यूपी का साथ में। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में चुनाव कराने की नीतीश की मांग को खारिज कर दिया है। घबरा गए हैं क्या वो नीतीश कुमार जी? हमें तो अभी जनादेश मिला है, वह जनाधार खो चुके हैं, ऐसा वहाँ की जनता की आवाज है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी जनादेश दिया है। एक्टर संजय दत्त को जेल से जल्द रिहा करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और जेल डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि जब संजय दत्त अपनी सजा के आधे वक्त तक पैरोल पर बाहर ही रहे तो ऐसे में उन्हें जल्दी रिहा कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने पुणे के रहने वाले प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से ये सवाल किया है। हाईकोर्ट ने ही आज फटकार लगाई है कि जो कैदी बार बार जेल के बाहर रह रहे हैं, सभी फैसिलिटी ले रहे हैं, तो कैदी गुड कंडक्ट के दायरे में कैसे आता है? आप तीन हफ्ते में इसका आंसर दीजिए। कोर्ट अब 1 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। संजय दत्त को 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस में 5 साल की कैद की सजा हुई थी। ट्रायल के वक्त जमानत पर चल रहे संजय दत्त ने मई 2013 में सरेंडर किया था। पुणे की अड़बदा जेल में उन्हें तय वक्त से 8 महीने पहले फरवरी 2016 में ही रिहा कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सामान्य होते हालात पर आज फिर ब्रेक लग गया। अलग गोरखालैंड और बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज फिर से भड़क उठा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुबह शहर के बीजनबाड़ी के बीडीओ दफ्तर में आग लगा दी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। जीजीएम के कार्यकर्ताओं ने टॉय ट्रेन को भी रोका, जिसके बाद उसे दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जीजीएम ने कल से पूर्णबंदी का ऐलान किया है। इस बीच जीजीएम अध्यक्ष बिमल गुरुंग के ऑफिस और घर के बाहर पुलिस के बड़े अधिकारी गश्त लगा रहे हैं। इनमें 2 आईजी रैंक के अधिकारी, 1 एडीजी और दार्जिलिंग के एसपी शामिल हैं। तो आप बोलेंगे कि आपका शटडाउन कॉल जो एक तरह से फेलियर है, गवर्नमेंट ऑफिस तो चल कैसा चल रहा है दादा? बंद आपका आज? जी जीजीएम के बंद से दार्जिलिंग में फंसे करीब 2000 पर्यटकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जीजीएम ने पर्यटकों से अपील की है कि वो जल्द दार्जिलिंग छोड़ दें। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि हालात पूरी तरह से काबू में है और जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, ठीक है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड 3 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड फॉर यस्टरडेज इंसिडेंट।